सियासी चाल पर होगी हमारी नजर। देखिए हिमाचल लाइव रोजाना सुबह 11:30 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। 28 अक्टूबर को हो सकता है केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल। सोनिया गांधी और पीएम मनमोहन सिंह की मुलाकात जारी। प्रधानमंत्री ने मंजूर किया एसएम कृष्णा का इस्तीफा। सूत्रों के हवाले से खबर सलमान खुर्शीद संभाल सकते हैं विदेश मंत्रालय। नितिन गडकरी की फिर बढ़ी मुश्किलें। एक अंग्रेजी अखबार का दावा, गडकरी ने अपनी ही कंपनी के फंड के लिए बिना गारंटी दिया लोन। लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा को मिली क्लीन चिट। आईएएस अशोक खेमका ने उठाए सवाल। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर रफ्तार का रोमांच शुरू। चैंपियन वेटेल और अलोसो के बीच दिलचस्प होगा रेस। रविवार को होगा फाइनल। दो 2001 में बीजेपी के एक अध्यक्ष को सरेआम कैमरे के सामने घूस लेते दिखाया गया। तब केंद्र में बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए की ही सरकार थी और इस घटना ने बीजेपी की छवि को इस कदर ठेस पहुंचाई कि तब से लेकर आज तक न तो वो इससे उबर पाई है और न ही उसे केंद्र की सत्ता ही नसीब हो पाई। उस अध्यक्ष का नाम था बंगारू लक्ष्मण। तब बंगारू को न केवल अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी बल्कि राजनीति से उनकी भूमिका का भी मानो पटाक्षेप हो गया हो। 10 साल के बाद आज बीजेपी के अध्यक्ष हैं नितिन गडकरी और एक बार फिर उनके दामन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं उदय सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। और न्यूज लाइन में आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं गर्दिश में पड़े गडकरी की। जी हां, बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी के तारे इन दिनों बेहद गर्दिश में हैं। बात न केवल उनके अध्यक्ष के तौर पर दूसरे कार्यकाल देने पर अटकी है बल्कि उनकी कुर्सी पर भी बनाई है। सरकार धीरे धीरे जांच के नाम पर गडकरी पर शिकंजा कस रही है और इसका असर बीजेपी के माथे पर भी पड़ने वाले निशान के तौर पर साफ साफ देखा और पढ़ा जा सकता है। बीजेपी के मुखिया नितिन गडकरी की कुर्सी इन दिनों तलवार की धार पर है। वो अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देते हैं तो उससे भी गहरा एक दूसरा आरोप उनकी तरफ उछल पड़ता है। उन्हें एक साथ कई मोर्चों पर जूझना पड़ रहा है। एक तरफ आयकर विभाग ने उनकी कंपनी के खातों की जांच शुरू कर दी है तो वहीं दूसरी तरफ गडकरी की कंपनी को लेकर ताजा खुलासों के मुताबिक उन्होंने उसी फर्म को उधार दिया जिसने उनके पूर्ति समूह में पैसा लगाया था। ये भी सारी लिपापोती की जा रही है। गडकरी जी को भी बचाने की कोशिश की जा रही है। देश की आंखों में धूल झोंकी जा रही है और अब ये दोनों मिल गए हैं। बीजेपी वाले वाड्रा जी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे और कांग्रेस वाले गडकरी जी के खिलाफ केवल बोलेंगे, दोनों बोलेंगे, लेकिन कोई एक्शन नहीं होने वाला है। ये देश पूरी तरह से समझ ले कि कांग्रेस बीजेपी भाई भाई, दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है और दोनों एक दूसरे को बचाएंगे मिलकर। रिजेंसी एक्वीफिन नाम की कंपनी ने गडकरी की कंपनी के 4 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। रिजेंसी एक्वीफिन की बैलेंस शीट कहती है कि गडकरी ने उन्हें 26 लाख रुपए उधार दिए। घाटे में चल रही पूर्ति कंपनी ने बाद में रिजेंसी एक्वीफिन को 95 लाख रुपए का लोन दिया। उधर आयकर विभाग ने मुंबई और पुणे में गडकरी की कंपनी पूर्ति पावर एंड शुगर लिमिटेड के खातों की जांच शुरू कर दी है। आयकर विभाग इस सिलसिले में जल्द ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को रिपोर्ट सौंपेगा। आयकर विभाग गडकरी की कंपनी को मिले फंड के स्रोत का पता करेगा, साथ ही उन 18 कंपनियों की पड़ताल करेगा जिन्होंने पूर्ति में पैसा लगाया था। नितिन गडकरी जी पर भ्रष्टाचार के इंतहाई संगीन, सीरियस, संजीदा इल्जामात लगे
ऐसे इल्जाम जिससे पता चलता है कि उनका ड्राइवर, उनके मुलाजमीन, उनकी कंपनीज में डायरेक्टर हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल को इन सब में सियासत ही नजर आती है। बीजेपी फिलहाल इस विवाद में गडकरी के साथ खड़ी दिखाई दे रही। बावजूद इसके ऐसा लगता है कि इन आरोपों से पिंड छुड़ाना उनके लिए आसान साबित नहीं होने वाला। जाहिर तौर पर बीजेपी 2014 के आम चुनावों से पहले भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने से पहले अपने घर की किलेबंदी करने की कोशिश करेगी। ऐसे में आने वाले कुछ दिन गडकरी के सियासी भविष्य के लिए अहम साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो नितिन गडकरी के तारे गर्दिश में हैं, ऐसा लग रहा है। नितिन गडकरी जी पर यह आरोप है कि उनकी कंपनी में आईआरबी ने निवेश किया, आईआरबी ने उन्हें लोन दिया और वो लोन जो है फिर आज ये ऐसा खुलासा आ रहा है कि वो लोन भी उन्हीं की कंपनी से उसे लोन दिया गया था जिस कंपनी ने उन्हें लोन दिया। और इसके बाद ही अभी वैसे समय में जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, अगले महीने में यानी दिसंबर महीने में गुजरात में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर इस तरीके के जो आरोप लग रहे हैं, इससे पार्टी की क्या स्थिति है, दशा दिशा कैसी है पार्टी की, इस तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो पैनल है, आज का पैनल है कमाल फारूकी साहब जो हमारे साथ जुड़े हैं, राजेश कोचरेकर जुड़े हैं हमारे साथ मुंबई से, हमारे लेमन टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, मुंबई की सियासत पर अच्छी पकड़ रखते हैं, मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और संबित महापात्र जी जुड़े हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता हैं। इसके साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो रिपोर्टर हैं नवनीत जी, नवनीत भी जुड़े हैं। सबसे पहले हम नवनीत के पास चलते हैं और नवनीत से जानने की कोशिश करते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में इससे जुड़ी क्या क्या गतिविधियां उनको दिखाई दी, क्योंकि आज नितिन गडकरी के यहां एक बैठक भी होने वाली है। नवनीत जी देखिए, काफी दिनों के बाद जब से नितिन गडकरी पे आरोप लगा था, भारतीय जनता पार्टी के जो फिजाएं थे उसमें एक अजीब प्रकार की शांति छा गई थी। कोई भी पदाधिकारी और नेता इस पे बोलने से बच रहा था। लेकिन कल निर्मला सीतारमण जी ने बाइट देकर वही चीज दोहराई कि नितिन गडकरी जो है जांच के लिए तैयार है, लेकिन बार बार भारतीय जनता पार्टी नैतिकता की दुहाई देती है, लेकिन जब खुद की खड़ी होने की बारी आई तो पार्टी क्यों पीछे हट गई। आज भी प्रकाश जावड़ेकर जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उनके पास इस जो नितिन गडकरी का मुद्दा है सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन वो फैजाबाद के मुद्दे पे बात करते हुए नजर आए। जब उनसे क्वेश्चन किया गया, जब उनसे सवाल किया गया कि नितिन गडकरी के मुद्दे पर उनकी पार्टी क्या रुख अपना रही है, तो उन्होंने फिर वही गोलमोल सा जवाब दिया और बात को घुमाने की कोशिश की और ये कहने लगे कि वाड्रा को क्लीन चिट दे दिया गया है, वाड्रा के खिलाफ किसी प्रकार की जांच नहीं हो रही है, तो हम तो जांच के लिए तैयार है, सरकार हमारी जांच कर ले। बिना जांच किए हम किस तरह से हम किसी को दोषी ठहरा सकते हैं। लेकिन जब बात वाड्रा की होती है, सलमान खुर्शीद की होती है, तो यही पार्टी होती है, इसी पार्टी के प्रवक्ता होते हैं जो कि कहते हैं कि आप सभी को उनको तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, क्योंकि उन पे इस तरह के आरोप लग रहे हैं। जी हम चलेंगे मुंबई और हम बात करते हैं अपने लेमन टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजेश कोचरेकर से। राजेश कोचरेकर अभी हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम है। हम चलते हैं कमाल फारूकी साहब के पास। कमाल फारूकी साहब, कैसे देखते हैं आप नितिन गडकरी पर जो आरोप इन दिनों लग रहे हैं, आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? ये क्या चांस की बात है कि एक ही साथ सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप लगे और उसके ठीक तुरंत बाद नितिन गडकरी पर लगे? आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मैं इसको दो तरह से देखता हूं जी। एक तो आप ये देखिए कि नितिन गडकरी के पास और वाड्रा के जो इल्जामात हैं वो आसपास लगे हैं और अब उस वक्त वाड्रा के ताल्लुक से कोई बात नहीं कर रहा है जी। और ऐसा लगता है कि जैसे पुरानी चीज को भुनाने के लिए एक बड़े पैमाने के ऊपर ये रेस किया गया, शायद इसको भुनाने के लिए कोई और नई चीज क्रिएट की जाएगी। जी, एक तो ये पहलू है इसका। दूसरा पहलू यह है कि खुद बीजेपी के अंदर जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसकी भी एक वजह नजर आ रही है कि ये कोई आज नितिन साहब के खिलाफ आज की नई चीज तो है नहीं, ये तो बहुत पहले से था।
और वो मिनिस्टर तो बहुत पहले थे जी। पिछले वाले उसमें शासन के अंदर थे जी। अभी तक ये तमाम बातें छुपी हुई थी। अब ये इस वक्त इस स्टेज के ऊपर जबकि नरेंद्र मोदी भी पूरी पार्टी के अंदर अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी, उस स्टेज के ऊपर इंटरनल जो ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे हैं, तो इसकी भी एक वजह नजर आती है कि एक साथ ये बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही जी। हैं। तो इस वक्त बीजेपी अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पड़ी हुई है और वो इससे निकल नहीं पा रही जी। है। और उसका एक प्रेसिडेंट पहले जेल में रह चुका है, दूसरे प्रेसिडेंट के ऊपर ये इल्जामात आयद हो गए हैं जी। तो इट्स ए सीरियस प्रॉब्लम फॉर एज फार एज द बीजेपी इज कंसर्न। जी, लेकिन जो नितिन गडकरी पर आरोप हैं कमाल फारूकी साहब, वो ये हैं कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया है। उनको ऐसा लगता है कि कारोबारी जो मानक हैं, कारोबारी जो चीजें जो वहां अगर पेपर जो सबमिट करना है या इसमें कुछ उलटफेर किया गया है, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या ये भ्रष्टाचार के इसमें है? सिर्फ इतनी ही बात नहीं है जी, सिर्फ इतनी ही बात नहीं है। बात ये नजर आ रही है इसके अंदर कि जब वो उस वक्त मिनिस्टर थे वहां पिछली जी जी कंपनसेट होती हुई नजर आ रही हैं। जी। अब आप एक बात ये देखिए कि रजत गुप्ता की मिसाल ले लीजिए कि डायरेक्टली उनका कोई इन्वॉल्वमेंट ऐसा नजर नहीं आया कि उन्होंने इनर जो इंफॉर्मेशन पास ऑन करी उसकी वजह से उनको मजे को फायदा इमीडिएट होता हुआ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन बाद का फायदा नजर हो रहा था। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में उनको सजा हो गई जी। अगर उसी तरह का मापदंड यहां भी इख्तियार किया जाएगा तो हमको लगता है कि ये डायरेक्ट नेक्सस भी निकल कर आएगा, क्योंकि उस मिनिस्ट्री का और उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट हुए हैं उसका एक लिंक नजर आएगा। और किसी तरह से ये लॉज को सरकमवेंट करने की बात की गई है जिसमें बेनामी तरह के ट्रांजैक्शंस नजर आते हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ये तमाम चीजें पता चलेंगी, लेकिन फिलहाल क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, इसलिए उनको अपने आप को क्लीन साबित करना जो है बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। और मुझको नहीं लगता कि आरएसएस जो है वो उनको सपोर्ट कंटिन्यू कर पाएगी, चाहे एलके आडवाणी जी ने उनको सपोर्ट किया है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर किसी तरह से भी नितिन गडकरी डाउन होते हैं तो मोदी जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगे और शायद उसके बाद एलके आडवाणी जी का कोई चांस नजर नहीं आता। इस तरह के बहुत सारे ये डेवलपमेंट्स हैं जिसके ऊपर हमको नजर रखने की जरूरत है। चलिए, कमाल फारूकी साहब हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश कोचरेकर भी जुड़ गए हैं मुंबई से। पहले हम उनके पास जाएंगे, बाद में इन तमाम मुद्दों पर जवाब जानने के लिए हम आएंगे संपित महापात्र के पास जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राजेश, नितिन गडकरी पर जो आरोप है कि पूर्ति पावर एंड शुगर लिमिटेड को जिस आईआरबी ने ये जो लोन दिया वो लोन भी उन्होंने ही कहीं से मुहैया उन्हें कराया। ये इस आरोप का और नितिन गडकरी के पूरे जो सियासत रही है महाराष्ट्र में, जो उनकी राजनीति रही है, उस पर क्या असर पड़ने वाला है आगे आने वाले समय में? राजेश। देखिए उदय जी, जहां तक बात है नितिन गडकरी की, तो अब ये हम बात कर रहे हैं राजनीति की, लेकिन नितिन गडकरी जी के जो तारे हैं वो बिल्कुल गर्दिश में है। इस तरह की जानकारी कुछ दिन पहले जो चैनल 1 का सहयोगी चैनल है लेमन न्यूज, उसके द्वारा पंडित राजकुमार शर्मा ने इस बात का जिक्र किया था। जहां तक हमारी जानकारी है, आज नितिन गडकरी जी ने स्वयं पंडित जी से संपर्क किया था और उन्हें ये पूछा था कि क्या सचमुच आपने जो आपके एक किसी चैनल पर, उन्होंने लेमन का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा किसी एक चैनल पर जो आपने मेरे बारे में कुछ भविष्यवाणी की है, क्या वो सच होगी? यानी ये जो एक बड़ा नेता, एक विपक्ष का बड़ा नेता जब इस तरह से डरा हुआ है, इस तरह से वो घेरा हुआ है, तब आप साफ जान सकते हैं कि किस तरह से नितिन गडकरी जो है तनाव में है, राजेश, हम तारे और सितारों की बात बाद में करेंगे। राजेश, हम तारे सितारों की बात बाद में करेंगे, पहले हम राजनीति की बात कर लें। नितिन गडकरी साहब आज चारों तरफ से घेरे में आ गए हैं। सीधा प्रश्न यह है कि उन पर उनकी राजनीति, महाराष्ट्र में राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? क्या नितिन गडकरी को जाना पड़ सकता है? ये बिल्कुल सही है। देखिए, जब तक जिस तरह से आरएसएस ने उनको बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया था, विशेष रूप से मोहन भागवत जी ने, जो नागपुर में कार्यक्रम हुआ था उसमें उन्होंने किसी भी तरह का जिक्र नहीं किया था, लेकिन 31 अक्टूबर से
4 नवंबर तक जो चेन्नई में एक विशेष कार्यक्रम हो रहा है आरएसएस का, उसमें तय होगा कि गडकरी रहेंगे या जाएंगे। जहां तक हमारी जानकारी है, गडकरी को लेकर अब बीजेपी के कुछ नेताओं का जो कहना है या उनकी जो कोई गुहार है वो आरएसएस के पास उन्होंने लगाई है, और इसके चलते आने वाले दिनों में नितिन गडकरी साहब को शायद अपने पद से दूर होना पड़ेगा, अपने पद से राजेश, इतने दूर जाना पड़ेगा कि शायद आने वाले दिनों में उनकी जो राजनीति है उसको भी आंच आ सकती है। जी राजेश, लेकिन संघ का कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है और भारतीय जनता पार्टी इस पर डिसीजन लेगी। संघ भारतीय जनता पार्टी के किसी मसले में डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं करता, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए ये बात जो है ये कहने के लिए आरएसएस के लिए बहुत आसान है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ अंदरूनी ये मामले हैं और भारतीय जनता पार्टी उसे अंदरूनी तौर पर उसे हल करेगी, ये उनका कहना है। लेकिन आप यही देखिए कि जिस तरह से नितिन गडकरी इस पद पर बैठे कि जब उनसे काफी सीनियर लोग आज भी राष्ट्रीय राजनीति में और दिल्ली के राजनीति में सक्रिय है, उसके बावजूद भी आरएसएस के बहुत गहरे रिश्ते नितिन गडकरी के होने के कारण उन्हें इस पद पर बिठाया गया 2 साल पहले। लेकिन जिस तरह से 17 अक्टूबर को केजरीवाल का मामला आया, फिर 20 अक्टूबर को मीडिया में उनकी सारी चीजें आई, फिर पूर्ति का मामला आया, फिर पूर्ति के डायरेक्टरों का मामला आया, ये सारी चीजें जो है पिछले हफ्ते भर की बातें अगर हम देखें तो नितिन गडकरी घेरे हुए नजर आते हैं। और ऐसे घेरे हुए शख्स के पीछे आरएसएस कितना भी हो, वो कितने भी उनसे करीबी हो, वो ज्यादा समय तक उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए नितिन गडकरी के लिए आने वाले दिनों में बहुत ही कठिनाइयों भरे और दिक्कतों भरे रहेंगे। हम लौटते हैं स्टूडियो और हम संपित पात्र से बात करते हैं इस पर कि क्या वो चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं दिल्ली प्रदेश के, वो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की लाइन लेंगे, ये हम जानते हैं, लेकिन फिर भी इस पूरे मसले पर थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं। संपित जी, क्या आप इस बात को मानते हैं कि नितिन गडकरी साहब अंदरूनी कलह या अंदरूनी गुटबाजी के शिकार हो गए हैं, जिस ओर कमाल फारूकी साहब इशारा कर रहे थे? और सच्चाई के लाइन को आपके समक्ष रखूंगा। जी। इससे पहले कि मैं विषय के अंदरूनी जांच के लिए पहुंचूं, मैं 2-1 विषय आपके समक्ष रखता हूं। पहला, जिस पूर्ति ग्रुप के बारे में, जिस पूर्ति कंपनी के विषय में बात हो रही है, मैं खुद उस कंपनी को देखने गया था। वो वास्तविक रूप में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें इतने बढ़िया काम हो रहे हैं जिसके विषय में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु है, लगभग 2 वर्ष से माननीय नितिन गडकरी जी उस कंपनी से बिल्कुल जुड़े नहीं हुए हैं, ना तो उसके चेयरमैन हैं ना उसके मेंबर हैं। मेंबर भी हैं तो मात्र 301 शेयर उनके पास है, जिसके मार्केट में मूल्य 3000 रुपए के लगभग का है। जी, ये सब तमाम बातें आ चुकी हैं। नहीं, बिल्कुल ये बताना आवश्यक है, क्योंकि जिस कंपनी के वो मालिक नहीं है, जिस कंपनी के वो चेयरमैन नहीं है, उस कंपनी से उनको जोड़ के इस प्रकार दिखाया जा रहा है मानो उन्होंने ही सारा कुछ गड़बड़ कर दिया है। नहीं संपित जी, यहाँ पर इस वजह से दिखाया जा रहा है या इस वजह से हम बात कर रहे हैं क्योंकि जिस वक्त वो जो रोड इंडियन रोड आईआरबी कंपनी के विषय में आईआरबी ने जब पैसे आईआरबी के विषय में बताया जा रहा है, आईआरबी ने जब पैसे दिए तो कंपनी उनकी थी। अभी वो बेशक 1.5 साल से नहीं है वहां। मैं स्पष्टीकरण दूं, जो आईआरबी कंपनी है जिसके विषय में कहा गया, जब नितिन जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे महाराष्ट्र में 95 के समय, उस समय टेंडर उसी को मिला था, आईआरबी कंपनी को, जिसने बाद में ऋण दिया पूर्ति को। किंतु मैं बता दूं, जो टेंडर दिया गया था आईआरबी को, उसमें महाराष्ट्र सरकार का कुछ नहीं करना था, टेंडर केंद्र सरकार ने दिया था। ये नहीं कि नितिन जी ने हस्ताक्षर करके टेंडर दे दिए थे। और कोई भी कंपनी, मैं आपको बताऊं, कोई भी कंपनी जो अच्छा काम करती है, अगर पूर्ति ने अच्छा काम किया, किसी ने यदि उसे ऋण दिया, ऋण को चुकाया जा रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? अगर आईआरबी ने ऋण दिया, ऋण को चुकाया गया है, 65 करोड़ रुपए लगभग चुकाया गया है, पूर्ति कंपनी लॉस में थी और बकायदा ब्याज के साथ चुकाया गया है, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, बुराई यह है कि उसके साथ साथ जो और कंपनियां जिन्होंने अपना लोन एक्सटेंड किया, 14 कंपनियों की बात की जा रही है और उनके पते फर्जी हैं। देखिए, 10,000 से चर्चा हो रही है पूर्ति ग्रुप में, जहां तक मैं समझता हूं, वैसे तो ये विषय पूर्ति ग्रुप का है, किंतु फिर भी आपने पूछा, जहां तक मैं समझता हूं 10,000 स्टॉक होल्डर्स हैं
पूर्ति ग्रुप में 10,000 लोगों का पता सब कुछ समूचे रूप से रख पाना ये इतना आसान काम नहीं है। फिर भी मुझे याद है एनडीटीवी में अपने इंटरव्यू के दौरान आदरणीय नितिन जी ने कहा था कि समय के साथ मैं सबके पते आपको दूंगा, और बारंबार हर चैनल में यह बताया जा रहा है कि पार्टी बिल्कुल पीछे नहीं हट रही है। पार्टी यह कह रही है कि सरकार जांच बिठाए, किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की जांच बिठाए, और जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम चलते हैं मनोहर मनोज जी के पास। मनोहर मनोज जी आर्थिक पत्रकार भी हैं और समाज पर अच्छी पकड़ है इनकी। मनोहर मनोज जी से जानने की कोशिश करते हैं कि ये पूर्ति ग्रुप और आईआरबी, ये इसका क्या आपस में क्या लेन देन रहा और कैसे वो इसे व्याख्यायित करते हैं। मनोहर मनोज जी। हाँ, देखिए, जो लोन दिया गया और जिस तरीके से कंपनी बनाई गई और इनका जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो किया गया, वो कई सारे बेनामी होते हैं, दिखाए कुछ और जाते हैं, अंदर उनका नेटवर्थ कुछ और होता है। तो इस हिसाब से इसके काफ़ी डिटेल में मैंने इनका कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का स्टडी तो नहीं किया है, लेकिन जो पूरा जो जेस्चर दिख रहा है इस मामले का, पहली बात कि नितिन गडकरी की तरफ से कोई सफाई नहीं आ रही है। पहले वो जिस कॉन्फिडेंस से विपक्ष के सारे हमलों का वो उत्तर देते थे, तो उन्हें लगता था उनके बॉडी लैंग्वेज से कि वो बिल्कुल पाक साफ हैं, या वो बिल्कुल इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि उन पर किसी तरीके के बेईमानी के आरोप साबित नहीं होंगे। लेकिन जब से टाइम्स ऑफ इंडिया में ये इन्वेस्टिगेशन आया है और जिस तरीके से उनकी सारी छानबीन हुई है, जिसको मैं तकनीकी तौर पे मैं इस चीज को पूरा छानबीन करके और मैं इसका करेक्ट एनालिसिस कर पाने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन नितिन गडकरी को इन सवालों के जवाब देने होंगे, क्योंकि वो देश के प्रमुख विपक्षी दल पार्टी भाजपा के वो अध्यक्ष हैं, और वो भाजपा जो इस देश में करप्शन का इतना बड़ा माहौल बना हुआ है, एक से घोटाले महाघोटाले, चाहे वो राजनीतिक हो या आर्थिक हो या प्रशासनिक हो, सब परत दर परत उभर रहे हैं। तो ऐसे में भाजपा को कहीं न कहीं एक ऐसा स्टैंड लेना होगा जिससे लगे कि वो पार्टी विद डिफरेंस का जो दावा करते हैं वो साबित हो रहा है। क्योंकि अगर इस मामले पर अगर वाड्रा की बात की जाती है तो बात वही आकर उभर आती है कि आप चोर हो तो मैं भी चोर हूं, और अगर मैं अगर चोर हूं तो आप भी तो चोर हो। ये वाली सफाई अगर बीजेपी की तरफ से आती है तो ये घोर निराशाजनक है। इस देश में राजनीतिक दलों के तरफ से ही जो किसी तरीके का अगर पहल होता है तो उसी को ही सबसे मजबूत और जानदार पहल माना जाता है। तो ऐसे में भ्रष्टाचार जो इस देश का अब केंद्रीय चुनावी मुद्दा बनने वाला है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को एक नजीर पेश करनी ही पड़ेगी। और जो आरएसएस जो अब तक नैतिकता आधारित राजनीति का एक तरह से अपने आप को चैंपियन कहता आ रहा है, और उसने यदि बीजेपी पर अपने इस अध्यक्ष की पसंद व्यक्ति को अगर थोपा है तो उसे वो तुरंत निर्णय लेना होगा, नहीं तो आरएसएस और भाजपा दोनों को मुझे लगता है कि उनकी जनछवि में काफी गिरावट आएगी और इसका उन्हें नुकसान उठाना हमारे साथ मजबूरी है कमर्शियल ब्रेक लेने की। हम एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आते हैं। हमारे साथ सारे अतिथि हमारे मौजूद रहेंगे, हमसे जुड़े रहेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। करप्शन को रुकवा सके, भू वन खनन शराब माफिया को राज्य से दूर हटा सके। मेरा वोट कांग्रेस को। और आपका? कांग्रेस के साथ मिलाओ हाथ, बदल देंगे हिमाचल के हालात। मैं एक किसान हूँ, मेरा वोट उसी को जो एफडीआई के तहत मेरी मेहनत और उपज का सही मूल्य दिलवा सके, जमीन की बेनामी बिक्री रुकवा सके और भू माफियाओं को दूर हटा सके। मेरा वोट कांग्रेस को। आपका? कांग्रेस के साथ मिलाओ हाथ, बदल देंगे हिमाचल के हालात। मैं एक माँ हूँ, मेरा वोट उसी को जो हमारे बच्चों को स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं, अस्पताल में अच्छे डॉक्टर और पीने के लिए साफ पानी दे। मेरा वोट कांग्रेस को। और आपका? कांग्रेस के साथ मिलाओ हाथ, बदल देंगे हिमाचल के हालात। हिमाचल प्रदेश के सभी मतदाता 4 नवंबर को वोट जरूर डालें। चैनल 1 न्यूज की ओर से जनहित में जारी। हे भाई जरा देखो तो हिमाचल के हाल, जरा देख तो लो। देखो तो जरा सोचो तो। ए भाई बंद पड़े हैं स्कूल कई, स्कूल है तो ट्रेन टीचर नहीं, अस्पताल है सुविधाएं नहीं,
सुविधा है तो अच्छे डॉक्टर नहीं। अभाव और कमियों की कैसी भरमार है, काट लिया राशन आधा, गरीबों में मार है। हक जो आम आदमी का मारे, ये भाजपा का प्रहार है। जनता बेबस है, बिगड़े हालात है, भ्रष्ट और हुक्मरान एक ही साथ है, एक ही साथ। आप माता पिता हैं, हिमाचल का कल संवारना आपके हाथ में है। किल्लतें और कटौतियां क्यों करे बर्दाश्त। कांग्रेस के साथ मिलाओ हाथ, बदल देंगे हिमाचल के हालात। अरे नौकरी का क्या हुआ यार? कहाँ नौकरी यहाँ। ए भाई जरा देखो तो, हिमाचल के हाल जरा देख तो लो। देखो तो जरा सोचो तो, ए भाई। हुनर है तो काम नहीं, डिग्री है पर जॉब नहीं। जॉब कैसे हो जब नाम नहीं, पहचान नहीं। ए भाई, बस भाई भतीजेवाद का बोलबाला है। कोई पहचान है, कोई ऊंचे पद पर सगे वाला है। जनता बेबस है, बिगड़े हालात है, भ्रष्ट और हुक्मरान एक ही साथ है, एक ही साथ। युवा हो, हिमाचल के हालात बदलना आप ही के हाथ में है। तोड़ दो भ्रष्टाचार और भाई भतीजेवाद का ये सिलसिला। कांग्रेस के साथ मिलाओ हाथ, बदल देंगे हिमाचल के हालात। हिमाचल प्रदेश के सभी मतदाता 4 नवंबर को वोट जरूर डालें। चैनल 1 न्यूज की ओर से जनहित में जारी। ममता दीदी की ललकार, नहीं चलेगा भ्रष्टाचार, ईमानदारी के बलबूते। आओ चुने अच्छी सरकार, आओ चुने अच्छी सरकार, आओ चुने अच्छी सरकार। हिमाचल में व्यवस्था में पारदर्शिता और बदलाव के लिए घास फूल के निशान का बटन दबाकर हिमाचल के संग्राम में युवा होंगे तुरुप का पत्ता। वही जीतेगा जो करेगा युवाओं के दिल पर राज। अनुराग ठाकुर, बीजेपी के युवा सेनाध्यक्ष। 108 फ्री एम्बुलेंस सेवा की सौगात, हर गरीब को मिला है इसका लाभ। भाजपा वोट की सही हकदार, मददगार सरकार फिर एक बार। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। हर गरीब को मिला सस्ता राशन, धूमल ने दिया स्वच्छ व कुशल प्रशासन। भाजपा वोट की सही हकदार, मददगार सरकार फिर एक बार। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। मजदूरों को मिला दिहाड़ी का नया उपहार, 75 रुपए से किया 150, गरीबों की उम्मीदों को दी धूमल ने नई आस। भाजपा वोट की सही हकदार, मददगार सरकार फिर एक बार। चोरी हो या डकैती, लूट हो या फिरौती, बलात्कार हो या हत्या, या फिर हो आत्महत्या, पुलिसिया फाइलों में दबी हर वारदात की होगी निगहबानी, क्योंकि हर जुर्म की होती है एक कहानी। देखिए जुर्म की दास्तां रात 11 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। पॉली हाउस बनाने में 80% की दी मदद, धूमल सरकार ने बदल दी किसानों की किस्मत। भाजपा वोट की सही हकदार, मददगार सरकार फिर एक बार। जिंदगी है तो उलझने हैं, उलझने हैं तो रास्ते हैं। आप किस राह आगे बढ़ेगी, आपका भविष्य हो उज्जवल। देखिए हमारा खास कार्यक्रम करियर गाइड, सोमवार से शनिवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर।
अटल वर्दी योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन, धूमल सरकार ने दूर कर दी सबकी टेंशन। भाजपा वोट की सही हकदार, मददगार सरकार फिर एक बार। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम न्यूज लाइन में। न्यूज लाइन में ब्रेक पर जाने से पहले हम नितिन गडकरी की बात कर रहे थे। अब हम बातचीत की शुरुआत करेंगे रॉबर्ट वाड्रा से, जिन पर जमीन विवाद का मामला है। भले सरकार नितिन गडकरी पर भ्रष्टाचार के मामले की जांच करा रही हो, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा को जमीन विवाद मामले में महज 15 दिनों में ही क्लीन चिट दे दी गई है। जी हां, अब इसे सोनिया गांधी का सियासी रसूख कहें या कुछ और, लेकिन हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने रॉबर्ट को पाक साफ घोषित कर दिया है। रॉबर्ट वाड्रा के जमीन विवाद मामले से कांग्रेस और सरकार की पहले ही काफी किरकिरी हो चुकी है। हरियाणा की कांग्रेस सरकार शुरू से ही सोनिया गांधी के दामाद को इस मामले में क्लीन चिट देने के मूड में थी और अब इसकी औपचारिकता भी पूरी हो गई है। हरियाणा के ही IAS ऑफिसर अशोक खेमका के सीधे आरोपों के बावजूद यहाँ के दूसरे अधिकारियों को रॉबर्ट वाड्रा जमीन विवाद में दूध के धुले दिखाई दिए। हालांकि इसके तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल ने वाड्रा के बहाने सरकार पर हल्ला बोल दिया। देश ये जानना चाहता है वाड्रा जी की और उनकी कंपनियों की देश भर में कहां-कहां जमीन है, इसकी लिस्ट देश के सामने पब्लिक की जाए। रोज हमारे पास लोग आ रहे हैं वाड्रा जी की जमीनों के कागज ले लेके, वो कि उनकी डिक्लेयर्ड है कि अनडिक्लेयर्ड है समझ में ही नहीं आता। तो वाड्रा जी की कितनी जमीन है, कहां-कहां है, कब खरीदी कब बेची और उनकी कंपनियों की कितनी प्रॉपर्टीज कहां है, ये देश के सामने आना चाहिए। जमीन विवाद की जांच में हरियाणा के डिप्टी कमिश्नर को किसी तरह की अनियमितता नहीं मिली। गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल और मेवात जिलों के डीसी की ओर से जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि इन जिलों में खरीदी गई जमीनों में सभी में वाड्रा ने स्टाम्प ड्यूटी की पूरी पेमेंट की है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वाड्रा ने तयशुदा से ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी दी है, लेकिन वाड्रा ने अधिक स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान क्यों किया, इसकी वजह चारों जिलों के डीसी की रिपोर्ट में नहीं बताई गई है। ऐसे में जांच रिपोर्ट में वाड्रा को एक तरफा क्लीन चिट देने से बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। गवर्नमेंट के ही डिप्टी कमिश्नर्स की बात कर रहे हैं ना, वहाँ के जिलाधिकारियों की बात, यदि उन्हीं लोगों के द्वारा आवंटित किया गया है तो कैसे जो है यह कह सकते हैं कि वो गलत है। इसलिए मैं समझता हूं कि उस पर यकीन करने का कोई कारण नहीं है। सुनिए, ये आप सवाल पूछिए। जहां तक वाड्रा साहब का ताल्लुक है, उन्होंने खुद कहा है कि कहीं अगर कोई बात मिलती है तो मैं इंक्वायरी के लिए तैयार हूं। इसके साथ साथ हरियाणा गवर्नमेंट ने जो इंक्वायरी कराई है, देखिए जब कांग्रेस पार्टी पे किसी तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई हमला करेगा तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसे क्लैरिफाई करें। इस रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि वाड्रा की कंपनियों ने 2005 के बाद से अब तक हरियाणा में करीब 200 एकड़ जमीन खरीदी है। इनमें पलवल में 74 एकड़, फरीदाबाद में 52 एकड़, गुड़गांव में 47 एकड़ और मेवात में 27 एकड़ जमीन शामिल है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हरियाणा सरकार ने महज 15 दिन के भीतर ही वाड्रा को क्लीन चिट कैसे दे दी। अगर इसका जवाब सोनिया गांधी के दामाद होने में छुपा है तो जाहिर तौर पर विपक्ष इस मुद्दे को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो रॉबर्ट वाड्रा साहब दूध के धुले निकले, हरियाणा सरकार कह रही है, और हरियाणा सरकार अगर कह रही है उसके 4 डिप्टी कमिश्नर्स एक साथ बैठ के इस बात को तय कर रहे हैं तो बाकी देश को मानना होगा, ऐसा राशिद अल्वी साहब कह रहे हैं। हम चलते हैं कमाल फारूकी के पास सबसे पहले और कमाल फारूकी साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि इस क्लीन चिट को वो किस तरीके से देखते हैं। कमाल फारूकी साहब, देखिए बाकायदा इंक्वायरी इन लोगों ने करी है। अब ये इंक्वायरी सही पैटर्न पे गई है या शैम है ये तो वक्त ही बतलाएगा, लेकिन अब इंक्वायरी के अंदर अगर वो डील सही निकली है रिपोर्ट्स की तो इसमें हम क्या कमेंट कर सकते हैं इसके अंदर? नहीं, इसमें कमेंट सिर्फ इतना है कमाल फारूकी साहब कि
जिन जिलाधिकारियों के माध्यम से जमीन की खरीद फरोख्त और ट्रांसफर होता है, उन्हीं 4 जिलाधिकारियों से अगर जांच कराया जा रहा है तो जांच कितना सही हो सकता है, ये जानना चाह रहे हैं आपसे। नहीं है तो ये अब जो हमारे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के जो लोग बाग हैं जी, ये भी इसको देख रहे होंगे और यकीनी बात है इसके अगर इनको कोई फर्दर एक्शन समझ में आता होगा तो जरूर कर रहे होंगे जी। लेकिन इस वक्त की तारीख में तो बात यही है कि चारों जो कमिश्नर्स हैं उन लोगों ने इसके ऊपर फैसला किया है जी। तो अब इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है, अनलेस इट बिकम्स सब जुडिस। यही एक मूल बात है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो लोग हैं वो लोग भी कोर्ट में इसके लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन बात फिर वहीं घूम फिर कर आती है। हरियाणा सरकार पर आरोप लगा, हरियाणा सरकार के 4 अधिकारी जो सीनियर अधिकारी हैं, जिला के सबसे बड़े अधिकारी हैं, उन लोगों ने जांच की और इसे तय पाया कि इसमें कोई घपलेबाजी नहीं हुई है, जबकि जमीन के तमाम रिकॉर्ड्स इस तरीके को बता रहे हैं कि उसमें घपलेबाजी हो सकती है। ये स्वयं इंडिया अगेंस्ट करप्शन के अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की बात को कितना तवज्जो दिया जाए कमाल फारूकी साहब? नहीं, देखिए बात यह है कि जो चीजें तो वो निकाल के लेकर आ रहे हैं जी, तो आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि सारी की सारी चीजें हवा में हैं जी, लेकिन अब वो किस हद तक इस तमाम अपनी मूवमेंट को लेकर जाते हैं ये तो टाइम ही बतलाएगा। अब जैसे आप खुद ही फरमा रहे हैं कि बाकायदा इंक्वायरी हुई और उसमें 4 बड़े IAS ऑफिसर्स बैठकर उसको डिसाइड किया है, तो अब इस वक्त उसके ऊपर कोई और कमेंट तो बिल्कुल मुनासिब नहीं है जी। अनलेस क्या कहा जा सकता है उसके अंदर उन लोगों ने या तो कि चारों के चारों ऑफिसर्स गलत साबित हुए। जी नहीं, आपने ये भी कहा उसमें जोड़ा अनलेस इट बिकम सब जुडिस। जी, अनलेस इट बिकम सब जुडिस, हाउ कैन वी से। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कमाल फारूकी साहब, आप हमारे साथ जुड़े और आपने महत्वपूर्ण बातें शेयर की। हम फिर आपके पास आएंगे अगले किसी संस्करण में। धन्यवाद। हम लौट कर आते हैं और संपित पात्र से इस पर बात करते हैं सीधे, क्योंकि इसके पहले नितिन गडकरी पर उनके कमेंट लिए गए। अब रॉबर्ट वाड्रा पर संपित क्या कह रहे हैं, आइए उनसे सुनते हैं। संपित, आप कैसे देखते हैं इस क्लीन चिट को? खुद ही अपील, खुद ही वकील, जी जी, मुजरिम भी खुद, जज भी खुद, कोर्ट भी उनका अपना है। ऐसे में तो खुदा भी चाहे तो सच्चाई सामने नहीं आ सकता है जी। मैं इस पूरे प्रकरण को ऐसे ही देख रहा हूं। देखिए, आदरणीय राजनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा जी। जिन 4 IAS ऑफिसर, जिन 4 उपायुक्तों के माध्यम से इस जमीन का आवंटन हुआ था, वही 4 IAS ऑफिसर इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, तो इससे सत्य कहां से निकल के आ सकता है? एक विषय यह है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इनको अगर जांच कराना ही था किसी IAS ऑफिसर से तो अशोक खेमका से कराते, जो इन चारों से ऊपर थे, वो रजिस्ट्रार थे, वो रजिस्ट्री कराने वाले सबसे आला अधिकारी थे। तो अशोक खेमका जिन्होंने ये जांच शुरू कराई उनसे ही जांच कराते। अगर इनको इतना जांच कराने का मतलब इच्छा थी कि IAS ऑफिसर से होना चाहिए, वैसे तो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए थी। SIT या कोर्ट के माध्यम से होता तो दूध का दूध और पानी का पानी होता। जी, अगर SIT के माध्यम से होता तो दूध का दूध और पानी का पानी होता। बात बिल्कुल सही है। राजनाथ जी ने भी इस बात को कहा है कि अगर 4 जिलाधिकारियों के माध्यम से जमीन का इधर से उधर हस्तांतरण हो रहा है, वो 4 जिलाधिकारी अगर उनको ये जांच दे दी जाए तो क्या हो। लेकिन रजिस्ट्रार की हैसियत से क्या अशोक खेमका को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए था? संपित, क्यों नहीं? देखिए, पहले इस मुद्दे को किसी ने उठाया कि जो हरियाणा में लैंड डील्स में रॉबर्ट वाड्रा का गलत हाथ है, तो उस विषय को अशोक खेमका जी ने उठाया और रात के 10 बजे देखिए सरकार इस प्रकार बौखला गई कि दामाद जी पर यह हाथ आ गया है, तो सरकार इस कदर बौखला गई कि रात के 10 बजे उनका तबादला होता है खेमका जी का और उन्हें वहां से उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। तो स्वाभाविक है, अगर एक सच्चे इंसान से इन्हें जांच करानी थी IAS ऑफिसर से, तो खेमका जी से ही कराते। जी नहीं, अच्छा तो निश्चित तौर से ये है कि अच्छा तो ये होता कि अगर इसकी सेमी जुडिशियल या जुडिशियल इंक्वायरी होती ताकि सच सामने आ जाता। क्योंकि बात कुछ भी हो, रॉबर्ट वाड्रा के रसूख को कोई भी इनकार उससे नहीं कर सकता और हरियाणा सरकार उनके रसूख के दबाव में होगी। इससे भी कोई एक बात और जोड़ना भी चाहता हूं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जांच तो एक पर्दा मात्र था। वैसे जांच तो उन्होंने उसी दिन कर दिया था जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी ने और अन्य सामाजिक संस्थाओं ने वाड्रा जी के काले कारनामों को समक्ष रखा था।
जांच ऐसा हुआ था कि आपको आश्चर्य हुआ होगा, हम सबने देखा था कि जो हमारे राष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं जी चिदम्बरम साहब, वो उस दिन वाड्रा जी के मुनीम जी बन जाते हैं और खुद ऐलान करते हैं कि वाड्रा जी के इनकम टैक्स के सारे रिकॉर्ड सही हैं, किसी प्रकार में उनमें कोई गलती नहीं है। ऐसे कैसे संभव हुआ कि 4-5 घंटे में चिदम्बरम साहब खुद जांच कर लेते हैं और ये ऐलान करते हैं कि वाड्रा साहब की इनकम टैक्स के रिपोर्ट में कोई गलती नहीं है? तो एक तरह से ये तो प्री आयोजित था, पहले से ही आयोजित था, पूर्व आयोजित था कि इस प्रकार से वाड्रा साहब को इस दलदल से निकालना है और गांधी परिवार को और कांग्रेस को बचाना है। नहीं, वो तो एक मंत्री का बयान भी आ गया था कि अगर कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, अगर सोनिया गांधी जी बिल्कुल, मगर वो खुद उनकी कुर्बानी की जो हालत आ गए थे, खुर्शीद साहब तो खुद जो है जो जान देने को तैयार थे, उनकी जान निकलने की बारी आ गई थी, अब भी निकल सकती है जांच अगर सही तरीके से कांग्रेस कराए तो जी। और जहां तक रही पी चिदम्बरम की बात, तो संभव है, पी चिदम्बरम साहब वकील हैं और संभव है कि रॉबर्ट वाड्रा उनसे इनफॉर्मल डिस्कशन के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न को दिखाते रहे हैं। इस पे प्रश्न क्या? स्वाभाविक, ठीक कह रहे हैं आप कि वित्त मंत्री से ही अपना इनकम टैक्स का काम करवाते होंगे, तभी वित्त मंत्री को ये सब कुछ पता है। बिल्कुल इनफॉर्मल तरीके से हो सकता है, इनफॉर्मल तरीके से ही सब कुछ हो रहा है, अनौपचारिक तरीके से ही हो रहा है। औपचारिक तरीके से कहां हो रहा है? औपचारिक तरीके से नहीं हो रहा है, इसी बात की हम डिमांड कर रहे हैं कि औपचारिक तरीके से हो। बिल्कुल ठीक। चलिए संपत जी, हम चलते हैं मनोहर मनोज जी के पास और मनोहर मनोज जी से इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। मनोहर मनोज जी, कैसे देखते हैं आप रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट का दिया जाना? भारतीय जनता पार्टी से हैं तो उनको वो अपनी वो लाइन लेने के लिए बाध्य हैं, लेकिन मुझे नितिन गडकरी वर्सेस रॉबर्ट वाड्रा का ये जो केस बन रहा है तो मैं इससे बिल्कुल जो है इत्तेफाक नहीं रखता हूं। रॉबर्ट वाड्रा सोनिया गांधी के दामाद जरूर हैं, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के मेंबर या कोई किसी पोजीशन पर नहीं बैठे हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने जो भी इरेगुलरिटी की है, जो हरियाणा गवर्नमेंट ने उनको मदद करी है या उन्होंने जमीन का जो भी लेन देन किया है, वो उसमें कोई असत्य हो ये मैं नहीं कहता, उसमें काफी सत्यता होगी। लेकिन बीजेपी नितिन गडकरी के आरोपों के लगने के बाद, उन पर लगे आरोपों के बाद अगर वो रॉबर्ट वाड्रा को ढाल बनाती है तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। नितिन गडकरी की जो मनोहर मनोज जी, एक बात मनोहर मनोज जी ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहां ढाल बनाया? भारतीय जनता पार्टी के नेता से किसी ने कमेंट लिया, नेता ने ये बात कही कि ये 4 आयुक्त जो मिलके अगर जांच कर रहे हैं तो उस जांच का क्या औचित्य है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। क्या कहेंगे आप? निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कांग्रेस पार्टी को पहले रॉबर्ट वाड्रा का जवाब देना होगा। तो चूंकि अभी केजरीवाल भी यही कह रहे हैं कि ये रॉबर्ट वाड्रा वर्सेस नितिन गडकरी, यानी कि भाजपा कांग्रेस को बचा रही है और कांग्रेस जो है वो भाजपा को बचा रही है, तो ये लोगों के सामने स्थिति बिल्कुल खुलासा होना चाहिए कि करप्शन इस देश का इतना बड़ा मुद्दा है और इस तरीके से रोज जो है नए नए आरोप आते जाएंगे, तो आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा? तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी एक नैतिक मिसाल पेश करनी होगी और उन्हें साफ साफ कहना होगा कि आप मनोहर मनोज जी, हम इसके पहले की दूसरी खबर पर जाएं, हम इस पर सीधा कमेंट लेते हैं संपित पात्र साहब से। नहीं, मुझे एक विषय रखना था इसमें। बारंबार हर पक्ष से ये सुनने को आ रहा है कि जो रॉबर्ट वाड्रा है वो एक प्राइवेट सिटीजन है, कांग्रेस से उनका कोई ताल्लुकात नहीं है। मेरा कहना है कि कांग्रेस से कोई ताल्लुकात नहीं है तो सरकारी घर में क्यों रहते हैं, एसपीजी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, टोल क्यों नहीं देते टोल प्लाजा में, फ्रिस्किंग नहीं होती है उनकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में। इस प्रकार के जो सहूलियत है ये केवल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को दिए जाते हैं, जो रॉबर्ट वाड्रा को दिए जा रहे हैं, ना तो नितिन गडकरी को और ना ही एलके आडवाणी जी को इस प्रकार की कोई सुविधा दी जाती है। और उस व्यक्ति को हम कहते हैं कि वो एक प्राइवेट सिटीजन है, उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। कैसे? जी बिल्कुल, उसको हो सकता है कि पार्टी का लेना देना हो और हम ये नहीं जानते कि प्राइवेटली रॉबर्ट वाड्रा ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता भी ली हुई है या नहीं। चलिए अब हम आगे दूसरी खबर पर चलते हैं जो कि सरकार के एक्सपेंशन को लेकर के है। संडे यानी रविवार को सरकार का चेहरा बदल सकता है। सोनिया गांधी ने पीएम से मुलाकात की है। मनमोहन सोनिया की मुलाकात, एसएम कृष्णा ने इस्तीफा दिया है। सलमान खुर्शीद भी बन सकते हैं विदेश मंत्री। आनंद शर्मा के नाम पर भी विचार हो रहे हैं। 10-12 चेहरे हो सकते हैं शामिल। 12-13 मंत्रियों के विभागों में फेरबदल हो सकता है। 9 मंत्रियों के पास 2 से ज्यादा मंत्रालय हैं फिलहाल। कॉर्पोरेट मंत्रालय होगा किस मंत्रालय के अधीन? जी, किसके अधीन?
संडे को बदलेगा रविवार, इस रविवार को बदल सकता है सरकार का चेहरा। सलमान खुर्शीद बन सकते हैं विदेश मंत्री। आनंद शर्मा के भी नाम पर विचार हो सकता है। आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद और आनंद शर्मा दोनों इसके पूर्व एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में स्टेट मिनिस्टर का दर्जा रखते थे। 12-13 मंत्रियों के विभागों में फेरबदल हो सकता है। तो न्यूज रूम से इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं बिपिन धूलिया साहब। तो बिपिन धूलिया साहब से बात करते हैं पहले, उसके बाद हम हिमाचल चलेंगे। वहां डेहरा साहब जुड़े हैं जो भाजपा के प्रत्याशी भी हैं और उनसे हम इस खबर पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बिपिन धूलिया साहब के पास। बिपिन धूलिया साहब, कैसे देखते हैं आप सरकार में बदलाव के स्वर को, और सरकार बदल सकती है, यानी सरकार में कुछ चेहरे बदल सकते हैं, यानी सरकार में कुछ नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, पुराने चेहरे जा सकते हैं। आज एक चेहरा चला भी गया, कैसे देखते हैं इस खबर को आप? नहीं, ये अगले चुनाव से पहले का सबसे बड़ा एक्सपेंशन मनमोहन सिंह सरकार का ये होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कृष्णा पहले ही जो है इस्तीफा दे चुके हैं, तो नए विदेश मंत्री एक बनेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेल मंत्री का पद बहुत लंबे समय के बाद कांग्रेस के पास आएगा। मुझे जहां तक याद है कि नरसिम्हा राव सरकार में जाफर शरीफ शायद रेल मंत्री हुआ करते थे, उसके बाद जो है ये रेल मंत्रालय कभी भी जो है कांग्रेस के पास नहीं रहा। जी, कांग्रेस के पास नहीं रहा। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के पास भी ये मंत्रालय नहीं रहा, ये हमेशा सहयोगी पार्टियों के पास रहा। लेकिन इस बार लगता है कि रेल मंत्रालय जो है वो कांग्रेस अपने पास रखेगी। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ मंत्रियों को ड्रॉप किया जा सकता है। उसमें सबसे पहला नाम सुबोध कांत सहाय का नाम आ रहा है, उसमें जो है श्री प्रकाश जायसवाल का नाम है, और उसमें जो है बेनी प्रसाद वर्मा का भी नाम है। जी, तो इस तरह से जो है कुछ मंत्रियों को ड्रॉप किया जा सकता है। और कुछ मंत्रियों के पास जो ज्यादा विभाग हैं उनको जो है एक विभाग से संतुष्ट रहना होगा। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि पश्चिम बंगाल से 4 मंत्रियों को जो है शामिल किया जा सकता है, जिसमें दीपा दास मुंशी का नाम जो है उसका प्रमुखता से लिया जा रहा है। और इसके अलावा जो है एनसीपी की जो नेता हैं जी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, तारिक अनवर साहब को शामिल किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात आज जो मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की भी जो चर्चा हुई है कि राहुल गांधी की भूमिका क्या होगी। कल तक ये माना जा रहा था कि राहुल गांधी को मंत्री पद नहीं दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस के कुछ सूत्रों का कहना है कि दबाव ये भी बनाया जा रहा है कि डिप्टी पीएम बनाया जाए राहुल गांधी को, और अगला जो चुनाव हो उसमें जाहिर है कि मनमोहन सिंह को एक और टर्म देने की बात बिल्कुल कांग्रेस के दिमाग में नहीं है। और इसके बाद जो है कुछ प्रोजेक्ट इस तरह से किया जाए कि राहुल बेशक राहुल डिप्टी पीएम बने या कोई और मंत्री बने, लेकिन राहुल ब्रिगेड के जो लोग हैं उनमें 2 नाम पर चर्चा हो रही है अभी कि उन्हें शायद बनाया जाए मंत्री। एक है तमिलनाडु से मानिक टैगोर और दूसरी है मीनाक्षी नटराजन जो मध्य प्रदेश से। जी, तो ये हो सकता है कि राहुल बेशक डायरेक्टली नहीं हो, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन रहेगा। हम शिमला चलते हैं और डेहरा साहब से बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और उनसे सीधे जानने की कोशिश करते हैं कि इस फेरबदल में हिमाचल प्रदेश को कितना लाभ होने जा रहा है। डेहरा साहब, डेहरा से प्रत्याशी हैं रवि नाम है आपका। माफ कीजिएगा, मैंने आपको डेहरा साहब कहा, बहुत बहुत माफी चाहता हूं आपसे। रवि जी, आप ये बताएं कि इस फेरबदल में हिमाचल प्रदेश को कितना मिला या कितना मिलेगा, आपकी क्या उम्मीदें थी केंद्र सरकार में इस फेरबदल से? जी रवि साहब। आप तक हमारी आवाज आ रही है? अब आ रही है जी, अब आ रही है। जानना ये चाह रहा था कि जो केंद्र सरकार में कुछ नए चेहरे आ रहे हैं, कुछ चेहरे जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश को क्या अपेक्षाएं थी इस फेरबदल से, और वो पूरा होती दिख रही हैं या नहीं? आवाज कट रही है आपकी, फिर से आवाज कट रही है। मैं ये जानना चाह रहा था कि इस रविवार को केंद्र सरकार में कुछ फेरबदल हो रहा है, आपकी क्या अपेक्षाएं थी, हिमाचल प्रदेश की क्या अपेक्षाएं थी?
जो केंद्र की सरकार के द्वारा केंद्र में प्रधानमंत्री जी जो फेरबदल करने जा रहे हैं, उसका ना तो हिमाचल की राजनीति के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है जी। केवल मात्र हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हमारे बिल्कुल चरम सीमा पर हैं जी, वहां पर लोगों को दिखावा करने के लिए और देश की जनता को बहलाने फुसलाने के लिए जो जब प्रधानमंत्री जी का अपना नियंत्रण ही अपने मंत्रियों के ऊपर नहीं है, तो इससे देश की जनता में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अपने आप में एक आपके सामने इतिहास बन गया 8-9 साल का जी। केंद्र की सरकार के द्वारा जो इन 9 सालों में चाहे यूपीए 1 हो चाहे यूपीए 2 हो, इनके द्वारा जो प्रदेश की जनता को त्रस्त कर दिया और केंद्र की सरकार जो यूपीए की है वो मस्त होकर बैठी है, इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होगी। जी चलिए रवि साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। और इसके साथ साथ एक जाते जाते ये सवाल ये करना चाह रहा हूं, चूंकि आप प्रत्याशी हैं, कैसा चल रहा है आपका चुनाव, जीतने की कितनी उम्मीद है आपकी? बहुत बढ़िया। यहां पर जो मुझे समर्थन आशीर्वाद जो देरा विधानसभा क्षेत्र नया बना है और पार्टी ने मुझे आज से 13 दिन पहले यहां का प्रत्याशी घोषित किया है जी, उसी दिन से लेकर आज दिन तक जो समर्थन जो आशीर्वाद। चलिए रवि साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जनता का प्राप्त पार्टी ने आपको समर्थन दिया, आपको उम्मीदवार बनाया। शायद विपिन धूलिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विपिन धूलिया जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हिमाचल प्रदेश की राजनीति तो अपनी जगह है, चुनाव अपनी जगह है, लेकिन एक्सपेंशन पे मैं जरूर ये कहना चाहता था कि राहुल गांधी को, मुझे एक सेक्शन है जो कांग्रेस का ये चाहता है कि राहुल गांधी को आगे किया जाए, और जो उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी की जो बात चल रही थी वो था कि उनको अब ये सोचा जा रहा है कि डिप्टी पीएम उनको बना दिया जाए, अगला चुनाव उनको नेतृत्व में लड़ा जाए। लेकिन दूसरा एक फैक्शन है जिनका कह रहा है कि राहुल गांधी नेहरू खानदान का कोई भी व्यक्ति कैबिनेट में उस तरह से नहीं रहा जिस तरह से अब जो है अगर राहुल गांधी को बनाया जाए तो परंपरा टूटती है। लेकिन कई बार जो है राजनीतिक जरूरतें उस परंपरा नई परंपराएं गढ़ती भी हैं। तो ये सबसे बड़ा जो डिस्कशन का मुद्दा था वो यही है कि क्या राहुल गांधी को डिप्टी पीएम बनाकर अगले चुनाव में कांग्रेस उतरती है या नहीं उतरती। सवाल ये भी है विपिन जी कि राहुल गांधी एक ऐसे कारतूस हैं जिन्हें दाग कर कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा फायदा अपना लेना चाहती है, लेकिन कांग्रेस को ये डर भी है कि कहीं ये कारतूस दग न जाए और उसका कोई लाभ न हो। क्या कहेंगे आप संपत जी? नहीं, जहां तक राहुल जी का विषय है, बंद मुट्ठी लाख का खुली मुट्ठी खाक, ये जो कहावत है राहुल जी के लिए बिल्कुल सही है। और किस प्रकार के कारतूस है राहुल जी, हम सबने देखा है, बिहार में देखा है, यूपी में देखा है। मैं तो कहूंगा कि पहले वो एमपी बन जाए, बाद में पीएम बने। अर्थात आप देखिए 14th लोकसभा और 15th लोकसभा दोनों लोकसभा के वो सदस्य रहे। 14th लोकसभा में उन्होंने मात्र 3 सवाल पूछे हैं, जिस लोकसभा में लगभग 90,000 प्रश्न पूछे गए सांसदों द्वारा, वहां राहुल गांधी ने केवल 3 प्रश्न पूछे। और 15th लोकसभा में राहुल गांधी ने मात्र 1 सवाल पूछा है, जहां 99,000 प्रश्न पूछे गए हैं। वैसे प्रश्न पूछना मापदंड नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि क्या राहुल जी वाकई एक सीरियस कैंडिडेट हैं? क्या वो उस लायक हैं कि उन्हें पीएम की तरह बाकायदा प्रोजेक्ट किया जाए, या सिर्फ इसलिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है क्योंकि वह एक नेहरू गांधी डायनास्टी के हिस्सेदार हैं? यह महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जहां तक सफल का मुद्दा है, मैं 2-3 बिंदु इसमें भी रखना चाहूंगा जो कैबिनेट समय की बिल्कुल, मगर एक बिंदु में रखना चाहूंगा। जी। आपने 2 नाम सुझाए हैं कि कौन बनेगा एक्सटर्नल मिनिस्ट्री का मंत्री, सलमान खुर्शीद या आनंद शर्मा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सलमान खुर्शीद बनेंगे। इसके पीछे कारण है, देखिए कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले जब पूरा हिंदुस्तान अंधकार में डूब गया था, पावर ग्रिड फेल्योर हुआ था, तब सुशील कुमार शिंदे हिंदुस्तान के पावर मंत्री थे। जैसे ही हिंदुस्तान में अंधकार छाया तो तुरंत अगले दिन उन्हें होम मिनिस्टर बना दिया गया। और इसी के साथ मैं कह सकता हूं कि आज जब लगभग 1 करोड़ रुपए डकार चुके हैं सलमान खुर्शीद अपंगों का, हमारे बेचारे अपंगो भाइयों का, तो स्वाभाविक है कि वो एक्सटर्नल मंत्री बनने के काबिल है। चलिए संपत जी, हम अंतिम कमेंट लेते हैं मनोहर मनोज जी से भी, समय हमारे पास कम है। मनोहर मनोज जी, आप कैसे देखते हैं इसको, जो संपत जी कह रहे थे कि कितने सीरियस उम्मीदवार हैं राहुल गांधी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने के या मंत्री बनने के? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत दिनों से इस अवसर की ताक में थी कि राहुल गांधी की ताजपोशी कब की जाए, लेकिन दुर्भाग्य से राहुल गांधी
राजीव गांधी की तरह उतना मैच्योरिटी, पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं दिखा पाए। मैं राजीव के कंपैरिजन में कह रहा हूँ। अभी जो इन्होंने जो है बात की भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कि वो काबिलियत वाली बात, तो काबिलियत तो राजीव गांधी में भी नहीं थी, इंदिरा गांधी में भी थी। मेरा इसका ये अर्थ नहीं लगाए कि मैं इनकी पैरोकारी कर रहा हूँ जी। मेरा मतलब ये है कि ये इट्स ऑल अबाउट प्रोजेक्शन। पॉलिटिक्स में फिल्म इंडस्ट्री की ही तरह आप किसी को प्रोजेक्ट करेंगे वो चीजों को संभाल लेगा। राहुल गांधी चूंकि नेहरू गांधी फैमिली के डायनेस्टिक से ताल्लुक रखते हैं और वो ये मानते हैं कि देश पर उन्हीं का हक है पीएम कुर्सी का, और इसीलिए वो अपने तमाम छत्रप कांग्रेसी नेताओं के बेटों को भी वो प्रोजेक्ट करते हैं, उन्हें मंत्री बनाते हैं, और प्रधानमंत्री का तमगा जो है नेहरू गांधी फैमिली के लिए रखा जाता है। तो चूंकि राहुल गांधी के लिए कांग्रेस एक सेफ खेल खेलना चाहती है, तो मुझे विपिन धुलिया की उन बातों में बड़ा दम नजर आता है कि डिप्टी पीएम के रूप में कांग्रेस एक सेफ गेम खेल सकती है। जहां तक राहुल गांधी की योग्यता का सवाल है, तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक सोशलाइट के रूप में आदिवासी के घर और तमाम जो है किसानों के घर, महिलाओं के घर जाकर के समय बिताए और जो एक्टिविज्म किया, मैं उनकी सराहना करता हूं। अगर वो राहुल गांधी ये कहते हैं कि मैं इस देश का कभी प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, तो निश्चित रूप से वो इतिहास में दर्ज होंगे। और अन्यथा इस देश में वंशवाद राजनीति में जो बदस्तूर कायम है, इसका हमें अंततः इसका जो है हमें एक तरह से नाश करना पड़ेगा, नहीं तो इस देश में लोकतंत्र का कोई मायने नहीं रहेगा। जी मनोहर मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे साथ जुड़े, संपत जी का धन्यवाद और रविंद्र रवि जी का धन्यवाद, विपिन धुलिया का धन्यवाद। आप सब हमारे साथ जुड़े और चर्चा को आपने आगे बढ़ाया। समय हो चला है विदा लेने का, तो फिलहाल न्यूज लाइन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम आपको छोड़े जा रहे हैं एक कविता के साथ। इसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम दूसरी खबरें जानने के लिए बने रहिए चैनल 1 न्यूज के साथ। धन्यवाद। मनों की दोस्ती है अब अहले वतन के साथ, है अब खिजा चमन में नए पैरहन के साथ, सर पर हवाएं जुल्म चले 100 जतन के साथ, अपनी गुनाह गज है उसी बागबन के साथ। किसने कहा कि टूट गया खंजरे फिरंग, सीने पे जख्म नौ भी हैं दागे कुहन के साथ, झोंके जो लग रहे हैं नसीमे बहार की, जुम्बिश में है कपस भी असीरे चमन के साथ। मजरूह काफिले की मेरी दास्तां ये है, रहबर ने मिलकर लूट लिया राह जन के साथ। मैं एक आम आदमी हूँ। मेरा वोट उसी को जो हाइड्रो प्रोजेक्ट के नाम पर हो रहे करप्शन को रुकवा सके, भू वन खनन शराब माफिया को राज्य से दूर हटा सके। मेरा वोट कांग्रेस को। और आपका? कांग्रेस के साथ मिलाओ हाथ, बदल देंगे हिमाचल के हालात। मैं एक किसान हूँ, मेरा वोट उसी को जो एफडीआई के तहत मेरी मेहनत और उपज का सही मूल्य दिलवा सके, जमीन की बेनामी बिक्री रुकवा सके और भू माफियाओं को दूर हटा सके। मेरा वोट कांग्रेस को। आपका? कांग्रेस के साथ मिलाओ हाथ, बदल देंगे हिमाचल के हालात।